मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। भंवर से कैसे बच पाया, भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो। हमारा हौसला पूछना है तो मझधार से पूछो। अगर पढ़ते पढ़ते जब रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है, पागलपन सवार है जीत के लिए। हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इसी जोश और जुनून के साथ अपने यूट्यूब चैनल डेसिमल स्टडी जोन पर। आज की राम राम और शुरू करते हैं आज का हम लोग वीडियो। पहले तो हालचाल बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हंसते खेलते पढ़ लिख रहे होंगे, मौज मस्ती करते हुए पढ़ाई लिखाई को अपने अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। दोस्तों, इसी सीरीज में वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने यूट्यूब पर फ्री में जिस तरीके से कहा गया है कि आपको एक एक टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए पूरे फिजिक्स को कंप्लीट किया जाएगा और पूरी की पूरी फिजिक्स आपको यहाँ पर पूरी की पूरी फिजिक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो देर ना करते हुए आप लोग जल्दी से अपना नोट्स और पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए पढ़ने के लिए। और हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कर रहे हैं ना, है नहीं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, आपको लिखना ही है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ तो पीछे हम लोगों ने देखी हैं थोड़ा डिटेल में, और उन सभी को इकट्ठा हम यहां पर करने जा रहे हैं। पहली बात भाई, चार्ज में प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्ज है क्या? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज मैटर का एक ऐसा लक्षण, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रीफाइड। मैटर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहा है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जा रहा है। मैटर में वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर दूसरे मैटर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की टेंडेंसी उसमें आ रही है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर में एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो रही है, एक ऐसी क्षमता विकसित हो रही है मैटर में कि वह दूसरे मैटर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो रही है मैटर के अंदर। किस वजह से हो रही है? वही तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसी प्रॉपर्टी का नाम तो चार्ज है। उसी को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन आज फिनिश करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए, आप जानते भी हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी यही है यार कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, राइट। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में लिखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो एक जैसे आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हो गया सजातीय आवेश, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है दो ऐसे चार्ज जो कैसे हो, एक जैसे नेचर के हो। चार्ज के दो ही नेचर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ऐसे चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस तरीके से जो फोर्स लगे तो दोनों को क्या कहेंगे, इस फोर्स को क्या कहेंगे, रिपल्शन फोर्स। ये वाला इसको क्या, इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस, इस फोर्स का नाम क्या है, रिपल्शन है। ये दोनों कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव, अनलाइक है, विजातीय है, अलग अलग है, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं, अट्रैक्ट होना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं भाई। हर कोई अपोजिट नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन। चार्जेस में भी वो प्रॉपर्टी है। दो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, दो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। राइट, यहां पे रिपल्शन और यहां पर अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी आपको वही बात देखने को मिलेगी, दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। राइट, यहां पर क्या है भाई मेरे, यहां पर रिपल्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर आप कह सकते हो रिपल्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। पहली प्रॉपर्टी बड़ी खूबसूरत है, पहली प्रॉपर्टी पहली। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। क्लियर है, ओके। बताओ भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फंडामेंटल चार्ज है वो कितना होगा, वो कितना होता है, स्मॉल ई होता है। कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ मैटर इज स्मॉल ई। राइट, सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं क्या, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, और इसको हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल चार्ज इज ई। फंडामेंटल चार्ज कौन है, स्मॉल ई है, जिसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। राइट, ये क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर का, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होती है। और इसे हम लोग किससे, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई बताए भाई थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपने पीछे देखी है कि क्या होता है, चार्जेस में एडिटिव नेचर होता है। ओके, चार्जेस में कौन सा नेचर होता है, एडिटिव नेचर होता है। राइट, एडिटिव नेचर होता है, युगात्मक प्रवृत्ति होती है। मतलब यह है कि किसी बॉडी में, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होते हैं, पिछली क्लास में बताया गया आपको, किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो कैसे, उसके डिफरेंट पार्ट में जो चार्जेस होंगे उनको ऐड करने से मिलेगा, उनको सम करने से मिलेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस में कौन सा नेचर है भाई, एडिटिव नेचर है, योगात्मक प्रवृत्ति है। चार्जेस में कौन सा नेचर होता है, एडिटिव नेचर होता है। मतलब जो सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा, कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम होगा। टोटल डिफरेंट पार्ट्स में जो चार्जेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे बॉडी के, पूरे मैटर के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस कैसे होते हैं, नेचर में एडिटिव होते हैं, यानी कि उनको ऐड करके क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल चार्ज बता सकते हैं। और यहां पर आप कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है मैटर का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। राइट, टोटल चार्ज ऑफ मैटर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। राइट,
टोटल चार्ज ऑफ मैटर क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई बताए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या कहेंगे हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैटर इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैटर इज क्वांटाइज्ड, यानी कि मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी है वो कैसी होगी, फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी। एक मैटर से दूसरे मैटर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होगा वो आइदर ई होगा या ई का क्या होगा, कंप्लीट इंटीजर होगा। अगर हम लोग कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, प्लस माइनस एनी होगा। कितना होगा, प्लस माइनस एनी होगा। ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने वाले चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी, प्लस माइनस एन ई। क्या होगी, प्लस माइनस एन ई होगी। क्लियर है। तो किसी भी बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस एन ई होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडीज प्लस माइनस एन ई, राइट। समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की जो क्वांटिटी है वो किसी मैटर पे कैसी होती है, फिक्स होती है। या तो ई होगी, या तो 2e होगी, या तो 3e होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, प्रोटॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है चार्ज का वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसीलिए उसी के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 यही है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, आइए बताइए आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो सकती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। कैसा होता है, कंजर्व होता है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। बतिया समझ में आई। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होगा, कंजर्व होगा। मतलब आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है। कैसा होता है, संरक्षित होता है, जिसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है भैया, यही है कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी कैसी होगी, कंजर्व होगी। कैसी होगी, कंजर्व होगी। दूसरे भाषा में अगर कहें, अन्य शब्दों में इसको कहें तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे ना हम लोग प्रोड्यूस कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आवेश है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। बतिया समझ में आ रही है। हाँ, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। और एक प्रॉपर्टी और देख ले रहे हैं हम लोग, ऊपर लिख देता हूं भाई, नीचे थोड़ा स्पेस कम है, तो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, आप देखे हो कि यार जब कोई गाड़ी वाड़ी चलती है ना, मान लो ये एक गाड़ी है और ये क्या कर रही है, ऐसे अभी रुकी हुई है, चलो अभी रुकी हुई है। ओके, जब रुकी हुई है तो इसमें मास है। कितना मास है इसका, इसका मास स्मॉल m है, मान ले रहे हैं। समझ में, मान नहीं गया, हम तो कुछ भी मान लेते हैं। वो x है, वो y है, बहुत x y है, ठीक है, मानने को क्या है। तो एक मान लिया एक बॉडी जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, और ये अभी रुका हुआ है, स्टेशनरी स्टेट में, अभी ये चल नहीं रहा है। इसका मास, स्टेशनरी मास कैसा, इसका स्मॉल m है। और अगर ये मूव करेगा, ये क्या करेगा, चलने लगता है, तो हमारे साहब ने कहा कि भैया जब ये चलने लगेगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल का मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेग पर निर्भर करता है। कैसे, तो हम लोगों के साहब ने कहा कि इसका जो काइनेटिक मास है वो क्या होता है,
m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। किस साहब ने कहा? ये आइंस्टीन साहब ने कहा। किसने कहा? आइंस्टीन साहब ने कहा कि किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक मास कैसा होता है? उसके रेस्ट मास से अलग होता है। यानी कि जो काइनेटिक मास है पार्टिकल का वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यानी मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पर? मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? कैसे डिपेंड करता है? तो उसके लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला सुझाया कि इस फॉर्मूले से तुम क्या कर सकते हो? किसी भी वेलोसिटी के मास, किसी भी वेलोसिटी पर मास को कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका मास कितना है। क्लियर है? तो वेलोसिटी किस, मास किस पर डिपेंड करता है भाई? दोस्तों मास किस पर डिपेंड करता है? मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका मास अलग होगा, अगर कोई चीज चलने लगी तो उसका मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? बट चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, आवेश के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है बट चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया ना? कोई चीज रुका हुआ है तो चार्ज क्यू है, और अगर चलने लगेगा वो बॉडी तो भी उस पर चार्ज कितना रहेगा? क्यू ही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी में, क्या लिख सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी में? नोट कर सकते हैं मास डिपेंड्स ऑन चार्ज, सॉरी, मास डिपेंड्स ऑन मोशन, डिपेंड्स ऑन मोशन। ओके, मोशन पर मास डिपेंड करता है, या मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट चार्ज, लेकिन जो अपना चार्जवा है वो, बट चार्ज कांट, चार्ज ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आई? वो वेलोसिटी या मोशन पर डिपेंड नहीं करता। कोई चीज चल रही हो चाहे रुकी हो, चार्ज को इससे हुए मतलब नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो चलते हैं भाई, आप इसको जल्दी से छापो, और छापो फिर हम मिटाएं। छाप लियो? ओके साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट है, हार कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के टॉपिक कूलॉम्स लॉ। आप लोग पेन और पेपर लेकर स्टार्ट हो जाइए, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। ओके, हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ क्या है? तो एक बार हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है कि दो मासेस एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहाँ पर न्यूटन ने बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और ये फोर्स का नेचर कैसा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि दो मासेस केवल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ दो मासेस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, दो कैसे पॉइंट चार्जेस? दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लेते हैं दो चार्ज है, एक प्लस Q1 है और एक है प्लस Q2। ओके, दोनों चार्जेस वैक्यूम में, कहाँ पर भाई? वैक्यूम या एयर में, मान ले रहे हैं वैक्यूम या एयर में एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर है? मान लो भाई r डिस्टेंस पर दो चार्जेस Q1 और Q2 वैक्यूम या एयर में एक दूसरे से रखे हुए हैं, और ऐसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या कहेंगे? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात कि जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? ये वाला इसको क्या करेगा भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। आप पढ़े हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है?
रिपल्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देखते हैं जरा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा? इधर, इधर, किधर लगाएगा? तो ये वाला इस पर फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से फोर्स का क्या होगा? एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन यहां पर क्या होगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। फोर्स किसके अलोंग लगेगा? फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, फोर्स जो होगा वो किसके अलोंग होगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। बात समझ में आई? अगर अट्रैक्शन होगा तो दोनों फोर्सेस इधर होंगे, और अगर रिपल्शन होगा तो दोनों फोर्सेस इधर होंगे। फिलहाल यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? रिपल्शन फोर्स है। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, लेट हम उसको कह रहे हैं, उसको नाम क्या दे सकते हैं? अगर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 की वजह से 2 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F21। क्या नाम होगा उसका? F21। फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1। ओके, इसी तरह से 1 चार्ज Q2 की वजह से चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है, और इस फोर्स को आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं F। फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2। तो फोर्स का नाम क्या होगा? F12। राइट। अगर हम फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो ये फोर्स का नाम होगा वेक्टर F21। इस फोर्स का नाम क्या होगा? वेक्टर F12 होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है, पहली बात कि जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges, electrostatic force between two charges acting along the line joining, line joining two charges। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा, सेम लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा। सॉरी, ठीक है। अपोजिट चार्जेस में क्या होगा? फोर्स का नेचर अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस में फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्शन होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये दोनों फोर्सेस। अच्छा, और एक बात करते हैं कि ये फोर्स कैसा होता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कैसा है भाई? ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल कहाँ है यार? म्यूचुअल मतलब क्या होता है? हाँ, म्यूचुअल मतलब, म्यूचुअल इसलिए कह रहे हैं कि Q1 Q2 पे लगा रहा तो Q2 भी किस पर लगा रहा है? Q1 पर लगा रहा है। यानी दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ने इस पर लगाया, इसने इस पर नहीं लगाया, है नहीं। दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स कैसा है? म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा, म्यूचुअल के साथ साथ और भी कुछ है। म्यूचुअल के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है भाई? ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आई? अब यहां पर कुछ बातें कूलाम ने कही हैं, उन बातों को हम लोग यहां पर लिखना चाहेंगे। कूलाम ने कौन सी बात कही? तो कूलाम ने यही कहा कि जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो कैसा है? वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। और दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट। दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट। यानी कि वेक्टर F12 इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वेक्टर F21 होगा। कहने का मतलब
कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल है। जितना वो फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही ये फोर्स Q1 पर लगाएगा। और ये फोर्स कैसे होंगे? इक्वल के साथ साथ अपोजिट। अपोजिट का मतलब अगर एक लेफ्ट साइड में लग रहा तो एक राइट साइड में लगेगा, एक ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा तो दूसरा वेस्ट की डायरेक्शन में लगेगा। जस्ट अपोजिट रहेंगे दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा क्या कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, दो चार्जेस के बीच में जो कूलामिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग नोट किए हैं। और अब हम लोग कूलाम्स लॉ को स्टेट कर सकते हैं। कुछ बातें और भी हैं कि यहाँ पर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या है? सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कहें तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं भाई? अगर किसी भी फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम उसको मॉड कर देते हैं, ऐसे मॉड लिखते हैं। वेक्टर F12 का मॉड जो होगा वो कितना होगा? F होगा। और वेक्टर F21 जो है इसका भी मॉडुलस कितना होगा? F ही होगा। यानी दोनों के मॉडुलस यानी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में जो लग रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? किस तरफ लग रहे होते हैं? किस लाइन के अलोंग लगते हैं? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैसा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि दोनों चार्जेस पर लग रहा होता है, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तीसरी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है, एक केंद्रीय बल है। चौथी बात हमने लिखी है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल और अपोजिट। इक्वल, देखो यहां पर इक्वल का साइन है, सिर्फ यहां पर एक माइनस आया, माइनस इसलिए लिखा गया है ये शो करने के लिए कि फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं। और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को अगर हम कहें तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। डायरेक्शन क्या होते हैं? सेम नहीं होते, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। ओके, तो अगर हम चाहें तो इन बातों से आगे निकलें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कूलाम ने कौन सा लॉ दिया, किसको हम लोग कूलाम्स लॉ कहते हैं, किस बात को कूलाम्स लॉ कहते हैं? क्या ये बातें कूलाम्स लॉ है? ये बातें कूलाम्स लॉ है? नहीं, ये कूलाम्स लॉ नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बातें हैं। और कूलाम्स लॉ जो है वो क्या है? कूलाम ने कहा कि अगर दो चार्जेस यहां पर फिगर ड्रॉ हुआ है Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, कहां पर है? वैक्यूम या एयर में है। तो दोनों एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ये, राइट? तो वैक्यूम की बात है तो वैक्यूम को हम लोग लिख दे रहे हैं मीडियम, नीचे हम लोग मीडियम लिखते चलेंगे, F वैक्यूम। यानी वैक्यूम में अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो कूलाम भाई साहब कह रहे हैं कि वो फोर्स जो है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये इन्होंने पहली बात, इंपॉर्टेंट बात कही। और दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच, वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दो बातें कूलाम ने कही जिनके आधार पर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ कहते हैं। इन्हीं को मिला करके क्या कहा जाएगा? कूलाम्स लॉ कहा जाएगा, कूलाम्स लॉ कहा जाएगा। अगर इन दोनों बातों को हम लोग कलेक्ट करें तो हम कहते हैं कि वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और अगर आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे, इक्वल का साइन आएगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, तो ये इक्वेशन होगा F वैक्यूम इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर K क्या है? K इज अ कांस्टेंट। K इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट? K एक ऐसा कांस्टेंट है। क्या K यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आई? जैसे वैक्यूम के लिए अलग होगा, वाटर में दो चार्जेस होंगे तो वहां पर K की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। तो K का जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। फिलहाल यहां वैक्यूम की बात कर रहे हैं
तो वैक्यूम में दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F वैक्यूम इज इक्वल टू के की वैल्यू यहां पर क्या लिखी जाएगी, के की वैल्यू यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट भाई क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, राइट? इसकी वैल्यू कुछ होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ द पावर -12। अच्छा, वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी तो होगी, तो यूनिट को कैसे लिखेंगे? देखो 4 का कोई यूनिट नहीं, पाई का कोई यूनिट नहीं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। एप्सिलॉन नॉट को खींच के इधर ले आओ, F वैक्यूम चला जाएगा इसकी जगह। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। अब यूनिट लिख लो इसकी, चार्ज की यूनिट कूलाम स्क्वायर, ओके। और नीचे 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? सॉरी, यहां पर F है, F की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो अपॉन में न्यूटन, और ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम में। किस सिस्टम में? SI सिस्टम में। समझ में आई बात? यहां आप लिख सकते हैं इन SI सिस्टम, ओके। SI सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 रेज़ द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, राइट? इसके आधार पर अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4 पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 होती है पाई की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख सकते हैं 8.85 इंटू 10 रेज़ द पावर -12। और जब ये डाटा सॉल्व किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 9 × 10 की घात 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 9 इसकी वैल्यू आती है, इस पूरे की वैल्यू, राइट? और इसकी यूनिट अगर लिखनी हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसी का उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बतिया समझे? तो ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिखा गया है, ओके। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिखा गया है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? SI सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। क्लियर है दोस्तों? समझ पा रहे हैं आप लोग जो पढ़ रहे हैं? ओके, बेहतर समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जान ले रहे हैं। क्या आपने पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और ये फोर्स का नेचर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। फोर्स किस लाइन के अलोंग लगेगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक म्यूचुअल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस पर लग रहे हैं इसलिए म्यूचुअल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों चार्जेस पर लग रहे हैं उनका नाम कुछ इस तरह से लिखते हैं। चार्ज 1 पर जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे? वेक्टर F12। चार्ज 2 पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे? वेक्टर F21 कहेंगे। दोनों चार्जेस कैसे होते हैं? इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए यहां पर माइनस साइन यूज हो गया। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इसलिए दोनों का मॉड्यूलस क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। दोनों चार्जेस पर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। फिर कूलाम का कहना है क्या? कूलाम का कहना है, कूलाम अपने रूल में, अपने लॉ में क्या कह रहे हैं? किसका यूज करके? कूलाम ने टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। किसका? टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल करके ये रूल हमें दिया है। किसका इस्तेमाल करके? टॉर्जन बैलेंस का यूज करके कूलाम ने कूलाम्स लॉ को स्टेट किया है। और इसमें अपने स्टेटमेंट में कूलाम ने क्या कहा है? कूलाम भाई साहब ने यही कहा, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बाकी ये तो डाटा है, ये डाटा आपको याद रखने हैं, राइट? तो ये है क्या? ये है कूलाम्स लॉ। अब हम लोग कूलाम्स लॉ को स्टेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैं इरेज करूंगा थोड़ा सा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कूलाम्स लॉ। आप लोग इसे
नोट कर लेंगे अच्छे से। तो भाई लिखते हैं स्टेटमेंट कूलाम भैया का। स्टेटमेंट क्या है? ओके, कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट, कूलाम ने क्या कहा? तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, इट स्टेट्स, कूलाम क्या कह रहे हैं? कूलाम कह रहे हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two static point charges, electrostatic force between two static point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ओके, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा, कूलाम ने उसे क्या कहा? यहां पर वो बात लिखी है, ठीक है। यही इसी बात को क्या कहेंगे हम लोग? कूलाम्स लॉ कहेंगे। दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है भाई? तो ये क्या है? कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बात बता दें, कूलाम का जो नियम है, कूलाम्स लॉ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है। अभी आपने जो भी पढ़ा, पहला रूल आप पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, पहला नियम पढ़ रहे हैं। और यही नियम क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डील करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हर बातें यहीं से आएंगी, हर बातें यहीं से जनरेट होंगी, कूलाम्स लॉ से जनरेट होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही जनरेट होंगी। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए, अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्यों? जान है यार, इसीलिए। और क्या? नोट करो सब लोग जल्दी से, फिर इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे ही हो सब लोग अपने माँ बाप के प्यारे होते हैं। तो देखना भाई, आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो ये दिखाएगा दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्टेंस वेरी होने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह वेरी कर रहा है। तो आप ये रिलेशन देखो ध्यान से। जो ये रिलेशन है, एफ वैक्यूम इज प्रोपोर्शनल 1/r², ये कहता है कि दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूरी कम, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है फोर्स का डिस्टेंस के साथ, वो क्या है? वो इस तरीके से है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। आपने ग्राफ पढ़ा होगा y = 1/x² का, राइट? इस टाइप का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होगा, y = 1/x² का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये ग्राफ कैसा होता है भाई? तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। ग्राफ कैसा होगा? y = 1/x² या F प्रोपोर्शनल 1/r²। F और R के बीच में जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे वेरी करेगा ये भैया, ऐसे वेरी करेगा। समझ में आया क्या? इस तरह से वेरी करेगा ये, यो ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ है जो क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है F प्रोपोर्शनल 1/r² को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रहा है। क्लियर है?
ओके, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, तेजी से घटेगा। कैसे घटेगा, तेजी से फोर्स क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे देखो दूरी जैसे जैसे बढ़ रही, फोर्स पहले क्या था, दूरी कम थी, फोर्स बहुत ज्यादा था। दूरी जितना कम फोर्स बहुत ज्यादा था। दूरी जैसे जैसे बढ़ रही, फोर्स देखो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। कैसे, बात समझ में आ रही है। तो दूरी के बढ़ने से, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, घटेगा। यानी कि दो चार्जेस जितने दूर होंगे उनके बीच में फोर्स उतना ही कम होगा, दो चार्जेस जितने पास होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। शायद आप लोग समझ गए। लो भाई, यही है टोटल क्या, इसी बात को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्लियर है, चलो नोट करो जल्दी से, आगे चलेंगे फिर। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, दो स्फेयर हैं, एक पर चार्ज है +2 माइक्रो कूलम और एक पर चार्ज है +3 माइक्रो कूलम। ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। समझ गया, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है दोनों चार्जेस के बीच में कितना, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, चार्ज कहाँ पर है, वैक्यूम में है। ये सिस्टम कहाँ पर है, वैक्यूम में है। तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। सॉल्व करो आप लोग। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। F इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R²। ओके, यहाँ पर K की वैल्यू क्या है भाई, तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ये होगी K की वैल्यू। इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को हम लोग हटाएंगे और माइक्रो की जगह क्या आएगा, 10⁻⁻⁶ इंटू 3 माइक्रो कूलम वहाँ है तो वो भी होगा 3 × 10⁻⁶ कूलम में चेंज हो गया। अपॉन डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10⁻² मल्टीप्लाई करना रहता है। ये हो गया मीटर में आपका, और इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डाटा आपको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करो, आपको फोर्स मिल जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 3 × 6 इंटू 10 की पावर इकट्ठा हो गई, -6 -12 हो गई। 30 × 10⁻² का स्क्वायर, तो भाई 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। और सॉल्व करो। 9 से आपने 100 को कट कर दिया, 900 को काट दिया, 100 बार कटा। और वैक्यूम में जो फोर्स आ रहा दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना आ रहा है, 6 इंटू यहाँ पे 10⁹, यहाँ -4 है, यहाँ 10 की पावर ये 100 है, 100 है ये, 100 मतलब 10⁻²। तो इसको सॉल्व किया, ये 10⁻⁻² हो गया, 10⁻⁻²। तो सारी पावर्स को इकट्ठा कर ले रहे हैं। 10 की पावर कितना है, -12 है, +9 ये ऐड होगा, और यहाँ पर इकट्ठा होकर -2 हो रहा है ये, तो ये -2 कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर +2 हो जाएगा। ओके, तो फोर्स की क्वांटिटी आ रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है 6 × 10⁻⁻12, 9 2 11, -12 और +11 कितना होगा, -1 न्यूटन। राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है इसको, इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 0.6 न्यूटन। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को, यस। तो आगे हम लोग एक और बात करने जा रहे हैं। अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पर, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहली बात हमारी कि SI यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। कौन सी यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कोई शक वाली बात नहीं। चले, दौड़ो, चलना नहीं है, दौड़ना है। लो भाई, मैं तो रास्ते से जा रहा था,
मैं भेलपूरी खा रहा था। आगे क्या लिखना है हमको? आगे हम लोग लिखेंगे चार्ज का अगला यूनिट यानी सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में भाई मेरे दो बातें आपको जाननी है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट की हम लोग बात करें तो सीजीएस यूनिट को हमें दो तरह से समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सीजीएस यूनिट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is ESU। क्या है? ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? ESU है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है इसका मतलब? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट कूलाम भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? स्टैट कूलाम भी कहते हैं। समझ रहे हो भाई? ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की। इसी को क्या नाम दिया गया है? स्टैट कूलाम। और शॉर्ट में हम लोग इसी को क्या कहते हैं? स्टैट सी, मतलब स्टैट कूलाम। क्लियर है? ओके, स्टैट कूलाम, स्टैट सी इसको कहते हैं शॉर्ट में हम लोग। तो ये बात आपको समझ के रखनी है भाई कि ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज कॉल्ड ESU। और अगर हम कूलाम से इसको कंपेयर करें तो वन कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। एक कूलाम कितने स्टैट कूलाम के बराबर होता है या कितने ESU के बराबर होता है? तो एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो एक तो भाई मेरे सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की सीजीएस यूनिट है। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट क्या है? चार्ज की। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, या ऐसे कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बबुआ? EMU है। लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, समझ में आया ना? यहाँ पे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का EMU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको भी हम लोग कूलाम से कंपेयर कर सकते हैं तो कहेंगे कि वन कूलाम कितने EMU के बराबर होता है? तो आप बोलोगे 1/10 EMU के बराबर होता है। ठीक है, ये है आपका कूलाम का EMU से कंपैरिजन। बात समझ रहे हो भाई? देख लो, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में भी तुम लोगों ने देखते ही सीख लिया यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज SI यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। SI यूनिट चार्ज की क्या है? कूलाम में। और सीजीएस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में देख रहे हैं। सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट चार्ज की क्या है? ESU है। ESU का मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसी को हम लोग स्टैट कूलाम भी कहते हैं। और अगर हम कूलाम को स्टैट कूलाम या सीजीएस यूनिट से कंपेयर करें तो कहोगे 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। और अगर
मैग्नेटिक सीजीएस यूनिट लिखना है तो क्या होगा, वो होता है EMU। EMU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसको अगर हम कूलाम से कंपेयर करें तो कहेंगे 1 कूलाम कितने EMU के बराबर होता है, तो 1/10 EMU के बराबर होता है। कोई शक? बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बीमारी? बीमारी तो बहुत है सब लोग, है कि नहीं है? बीमारी बहुत है। इसमें फिलहाल कोई बीमारी हो तो बताओ। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स के बारे में जान चुके हैं। ये एक छोटा सा हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन किया है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस, हमने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम या एयर में हो तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कितना होता है। आगे हमको पढ़ना है किसी मीडियम में क्या होता है, जब दो चार्जेस मीडियम में होंगे तो क्या होगा। क्योंकि आपने पढ़ा F = K(Q1Q2)/R²। इसमें जो K है वो क्या है, मीडियम पर डिपेंड होने वाला कांस्टेंट है। एक ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। तो अदर मीडियम में जाने पर, किसी दूसरे मीडियम में दो चार्ज रखने पर दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह लगेंगे और वहाँ पर K का क्या रोल होगा, K की क्या वैल्यू होगी, और कुछ बातें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे भाई? अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज का एक, पहले साउंड चेक कर लो तो भाई, मैं पता लगे साउंड ना है। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपना अगला टॉपिक, और आप लोग हेडिंग डाल लो, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो पॉइंट चार्ज वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, K Q1Q2/R²। जहाँ पर K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 1/4πε0। ओके, इतना फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज पर लग रहा है, एक ही पर नहीं, दोनों पर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर जो K है ये अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये K 1/4πε0 होता है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए होता है। लेकिन अगर हम किसी और मीडियम को लें, जैसे यहाँ पर ये दोनों चार्जेस किस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, या आप कह सकते हो एयर में रखे हैं, ठीक है। वैक्यूम और एयर में फोर्स को लगभग बराबर माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एयर में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हम लोग दोनों को क्या करते हैं, अप्रॉक्स इक्वल ही मान लेते हैं कि जितना फोर्स वैक्यूम में दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, दोनों चार्जेस पर जितना फोर्स वैक्यूम में लग रहा है उतना ही फोर्स एयर में भी दोनों चार्जेस पर लगता है, ऐसा मान लेते हैं। लगभग इक्वल होता है। तो अगर हम इन्हीं दोनों चार्जेस को एयर की बजाय वाटर में रखें तो वही दो चार्ज है Q1 और Q2, प्लस Q1 और प्लस Q2, उनका सेपरेशन भी वही है। एयर में r डिस्टेंस पर रखे हैं और वाटर में भी r डिस्टेंस पर रखे हैं। और इस बार जब फोर्स देखा जाता है तो दोनों चार्जेस पर जो फोर्स की क्वांटिटी है, ये तो पता है कि जो फोर्स लगेगा वो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। नेचर कैसा है, रिपल्शन, तो दोनों पर रिपल्शन फोर्स लगता है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त, वो लग रहा है, ये वाटर, कहाँ रखे हुए हैं दोनों चार्ज, वाटर में रखे हुए हैं। तो जो यहाँ फोर्स लग रहा है दोनों पर, इसको आप F2 और F1 कह सकते हैं, या दोनों को FF ही कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो दोनों को हम F कह सकते हैं। देखा गया कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एयर के कंपैरिजन में 180 टाइम्स, कितना है, 180 टाइम्स। बात समझ पाई? यानी कि एयर में फोर्स ज़्यादा लगता है और वाटर में फोर्स कम लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर में एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वाटर की परमिटिविटी। ओके, यहाँ पर ये क्या है, एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी है ये। तो वाटर की परमिटिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, वैक्यूम से अलग होती है, इसलिए ये फोर्स क्या है, अलग अलग है।
या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट के है ये वैक्यूम के लिए कुछ और होता है और वाटर के लिए या किसी और भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस केस में फोर्स क्या होता है, अलग लगता है, डिफरेंट फोर्स लगता है। और फोर्स को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि जो फोर्स है मीडियम में, कहाँ पर, मीडियम में दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा हुआ है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ मीडियम भी लिख सकते हैं, एफ मीडियम भी लिख सकते हैं, दोनों चार्जेस पर फोर्स जो लग रहा उसको हम लोग एफ मीडियम का नाम भी दे सकते हैं। तो जो ये फोर्स लग रहा है भाई, ये फोर्स कितना है, के अकॉर्डिंग टू कूलाम, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो के है वो यहाँ के के से डिफरेंट है। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो के होगा इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। बात समझ में आई? यहाँ पर जो के है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। साथ में हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ अगर एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन क्या है भाई, वेयर एप्सिलॉन इज, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये क्या है एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे, वेयर एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है कौन, एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम अगर इसको इससे डिवाइड करें, ये है एफ वैक्यूम। ठीक है, एफ वैक्यूम, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग एफ वैक्यूम कहेंगे, ऐसे कह कर ले रहे हैं। ये वैक्यूम में दोनों चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, इनका नाम क्या है, एफ वैक्यूम। और ये मीडियम में दो चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, इनका नाम क्या है, एफ मीडियम, राइट। हम डिवीजन करते हैं दोस्त, एफ वैक्यूम को एफ मीडियम से डिवाइड करो, एफ वैक्यूम को एफ मीडियम से डिवाइड करो। ये एफ वैक्यूम है और ये एफ मीडियम है, राइट। दोनों को क्या करो, डिवाइड करो, देखो क्या आता है, करो 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 जल्दी करो। तो क्या आएगा, एफ वैक्यूम को एफ मीडियम से डिवाइड करने पर एफ वैक्यूम की वैल्यू क्या है, एफ वैक्यूम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ मीडियम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखो भाई, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर सब कैंसिल हो रहे हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ बच रहा है क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बच रहा है 1/एप्सिलॉन। तो ये क्या होगा, उछल कूद करके के हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट मे बी, राइट। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये कितना हो जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है, राइट। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं इसी को, एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, या ऐसे कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी क्या है, राइट। तो भाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ओके, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है और ये मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, एप्सिलॉन आर कहेंगे। और इस रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की। ओके, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड relative permittivity of medium with respect to
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम की रिलेटिव, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे, एप्सिलॉन आर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि जो एप्सिलॉन आर है, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कितनी होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई और नहीं, जो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हर मीडियम में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करने का काम कर रही है, और वो जो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करने का काम कर रही है, उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी मीडियम में जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करने का काम कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। ये मीडियम में होता है, हर एक मीडियम में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कौन होता है, वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल्स, इसको चाहे तो हम लोग इरेज कर सकते हैं, ज़रूरत अब नहीं है, तो इस बीच के टर्म को हम लोग मिटा दे रहे हैं भाई। और आप लोग नोट किए होंगे, बहुत सारा टाइम मिला है आपको, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ही होती है, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, के भी कह देते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम इसे इससे कंपेयर करें तो आप कहोगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कितनी है, के एप्सिलॉन नॉट है। इस तरीके से एफ मीडियम, यानी कि मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, एक मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे हम लोगों ने पीछे एफ मीडियम नाम दिया है, राइट, एफ मीडियम नाम दिया है, उसको यहां पर देखो क्या है, उसका फॉर्मूला आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसी एप्सिलॉन की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चाहे के एप्सिलॉन नॉट कहो चाहे एप्सिलॉन नॉट के कहो, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना है आपको, के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट के लिखना है। तो मीडियम में दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखी जाएगी, राइट। ओके प्यारे छात्रों, तो ये क्या होगा,
दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जब दोनों चार्जेस कहां पर हो, मीडियम में हो। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसको जल्दी से छापिए, जल्दी से नोट करो। दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर होता है। किसी बॉडी में टोटल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी बॉडी का टोटल चार्ज बताना हो तो क्या करना चाहिए, उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के चार्जेस को जोड़ लेना चाहिए, राइट। अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अगली प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में क्वांटाइज्ड होता है और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी वैल्यू प्लस माइनस NE हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास मोशन पर डिपेंड करता है।